नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान सुमित सर, मयंक सर, शादाब जी, पुण्येंदु जी और जैसे ही मैं सबको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उस बीच में संजय जी, आपका स्वागत है। अरे आपका भी बड़े समय के बाद वो स्वागत हुआ है। आप तो बहुत जमाने से दिख ही नहीं रहे थे, स्वागत ये कर रहे थे। आज आपका स्वागत सुन करके एकदम भाव विभोर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि यूएस ने जो डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने भारत समेत कई जो देश हैं उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, जिसमें भारत भी है, जिस पे 26% लगाया गया है। काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री गए थे, टैरिफ को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि लेकिन भारत बच जाएगा, लेकिन जब अनाउंसमेंट हुआ तो भारत पे भी 26% लगाया गया है और साथ ही जो चाइना है, चाइना के साथ एशियन मार्केट, उस पर भी लगाया गया, जिसका परिणाम कल देखने को मिला कि इंडिया का मार्केट साथ साथ एशियन जो मार्केट हैं उनमें बहुत बड़ी गिरावट हुई। लेकिन आज जो है मार्केट ने गेन वापस से किया है। जो निफ्टी बंद होने तक निफ्टी ऊपर चढ़ा है, सेंसेक्स भी चढ़ा है 1000 पॉइंट। शुरुआत करते हैं मयंक सर, क्योंकि ये हमारे एक्सपर्ट भी हैं और आज के जो पैनलिस्ट तो हैं ही, आज के विषय विशेषज्ञ हैं आप। इसका क्या मतलब है? एक तरफ लोग ये कहते हैं कि भारत के इतने प्रधानमंत्री के इतने अच्छे रिश्ते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उनके पूर्ववर्ती जो भी राष्ट्रपति उनके साथ, उसके बावजूद भी तमाम दौरे हुए, कहा जा रहा था कि भारत शायद बच जाएगा इस टैरिफ से, लेकिन भारत भी नहीं बचा और 26% का टैरिफ लगाया गया है। आपको क्या लगता है, इस टैरिफ से भारत के लिए नुकसान है या अमेरिका खुद ना खुद आगे चल के उसके लिए नुकसान ज़्यादा बढ़ने वाला है इसको लेकर? सबसे पहले इसको आपने जो कहा उसको हम डिस्प्यूट करते हैं। ट्रम्प के बारे में कोई बोलेगा कि वो एक्सपर्ट है तो बेवकूफ़ी ही है वो, क्योंकि ट्रम्प आज कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे, परसों कुछ और करेंगे। और आप जो पब्लिश्ड वर्ड्स है उसके आधार पे आप एकदम आराम से बोल सकते हैं कि जो हो रहा है अमेरिका में वो निहायत बेवकूफ़ी वाला काम है। किसको फ़ायदा होगा किसी को पता नहीं है। सीधा सीधी ये तय है कि अमेरिका को भयानक नुकसान होगा। अब कैसे नुकसान होगा? एक तो है क्या कि बहुत सारा चीज़ अचानक अमेरिका में महंगा हो जाएगा। दूसरा है क्या कि जिस ऑर्डर को अमेरिका ने बनाया और जिससे अमेरिका ने अरबों खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाया, उसको खुद वही बर्बाद कर रहा है। तो ये तो सीधा सीधी हो गया। कुछ कुछ चीज़ मज़ेदार हमको पता चला कि उस दिन क्या सेकेंड अप्रैल को जब ट्रंप अनाउंस कर रहे थे तो वो एक डेट को बहुत हाईलाइट कर रहे थे, 1913 में अमेरिका में एक बड़ा चीज़ हुआ था। उस समय तक अमेरिका में बहुत ज़्यादा टैरिफ होता था और वो सबसे बड़ा सोर्स हुआ करता था वहाँ की कमाई का। उसको उस दिन ख़त्म किया गया और कमाई के सोर्स के लिए एक नया चीज़ इनकम टैक्स अनाउंस हुआ था यूएस में 1913 में। ट्रम्प भाई साहब बोल रहे हैं 112 साल बाद कि वही मॉडल हम लाते हैं, क्योंकि 1913 से पहले जो अमेरिका था वो ग्रेट था और वही उसी की नींव उसी, और उसके बाद 1913 के बाद जो हुआ उससे दूसरे देशों को फ़ायदा हुआ और हमको नुकसान हुआ। अब दूसरे देश को कैसे फ़ायदा हुआ? अब वो ट्रम्प जो बोलते हैं ना कि हमारा आपके साथ जो रिश्ता है वो इक्वल वाला नहीं है, हमारे रिश्ते से आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट का एक दो उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे जिस दिन ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, एक बात बड़ी सब जगह हेडलाइन थी कि नाइकी का जूता महंगा हो जाएगा। अब नाइकी जूता जो है, नाइकी और एडिडास के जूते मोस्टली वियतनाम में बनते हैं। हाँ जी। और वियतनाम पे 46% टैरिफ लगा दिया गया। वियतनाम से अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जूता। जूता का इंपोर्ट जो वियतनाम से होता है, लेकिन कौन जूता होता है? नाइकी एडिडास का। नाइकी कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी। यूएस की। तो पेपर पे अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, लेकिन असल में फ़ायदा अमेरिकी कंपनी का। एग्जैक्टली, हाँ। उसी तरह हमारे आसपास आप देखिए, हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं? केंटुकी फ्राइड चिकन, KFC, मैकडोनल्ड, कोस्टा कॉफ़ी, बर्गर किंग, आप कोई भी नाम ले लीजिए। हाँ, सब फॉरेन के। अब पूरा दिन हम लोग
फेसबुक पे रहते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, गूगल पे रहते ट्विटर हैं, चलाते हैं, एक्स चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। एप्पल यूज करते हैं। ये सब कहाँ की कंपनी है? सब यूएस। कहने के लिए काम यहाँ हो रहा है, एप्पल फ़ोन यहाँ बन रहा है और उस एप्पल से शिपमेंट हो रहा है अभी वहाँ, एप्पल फ़ोन का इंडिया से हो रहा है अमेरिका में। के लिए, हाँ। तो ट्रेड नंबर में आएगा कि इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ और अमेरिका ने इंपोर्ट किया, और ट्रेड नंबर गलत खराब दिखेगा, लेकिन असल में फ़ायदा किसको हो रहा है? अमेरिकन कंपनी को हो रहा है। तो अब ये देखिए, ट्रम्प के पॉलिसी से अमेरिका के कंज्यूमर को महंगा सामान मिलेगा, अमेरिकन कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कैसे? बहुत सारी, अब ये बताते हैं। एप्पल का पिछले 3 दिन में किसी एक कंपनी का शेयर सबसे ज़्यादा गिरा है, वो एप्पल है। क्योंकि मोस्टली पिछले 4-5 महीने में जिस कंपनी का शेयर सबसे ज़्यादा गिरा है वो टेस्ला है। टेस्ला, एप्पल, फेसबुक, कुछ दिनों पहले एनवीडिया का भी गिरा था। एनवीडिया। तो ये सब ग्रेट अमेरिकन कंपनी है जिसका पूरे दुनिया के 100, 200, 150 देशों में ऑपरेशंस है। अब एक तो कि आप उन्हीं के प्रोडक्ट को अमेरिका लाने में आप टैरिफ लगा रहे तो उनको मुसीबत होगी, एक तो ये मुसीबत है उनके। दूसरी बात है कि आप पूरी दुनिया को उंगली करेंगे तो पूरी दुनिया के कंज्यूमर में एंगर होगा, और एंगर होगा तो वो चुपचाप एप्पल का ही प्रोडक्ट कंज्यूम करते रहेंगे, फेसबुक ही चलाते रहेंगे। गुस्सा आएगा तो KFC से खाना बंद होगा, मैकडोनल्ड से खाना बंद होगा, हॉलीवुड की मूवी लोग नहीं देखेंगे। इस सब का नुकसान किसको होगा? इसीलिए पिछले 3-4 दिन में ट्रम्प के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में जो असर दिखा है वो अमेरिका में 3 दिन में $9 ट्रिलियन का मार्केट कैप चला गया है। तो ये संजय सर, अभी जैसे ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं अपने देश के बारे में, अमेरिका ग्रेट, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार भी बात करती है कि हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, नया भारत और अच्छे दिन, ये सब। क्या आपको लगता है कि जो ट्रम्प कर रहे हैं वो अपने देश की बेहतरी के लिए कर रहे हैं? उनका ये कॉन्सेप्ट है कि अमेरिका में नौकरियां वापस आएंगी, जो अभी नौकरियां नहीं चली गई हैं दूसरे देशों, भारत जैसे, चाइना जैसे देशों में वापस जाएगा। जब टैरिफ बढ़ेगा तो कंपनियां वहीं प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएंगी, वहीं पर करेंगे, तो नौकरियां लोगों को मिलेगी। ये बात सही है कि महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि लोगों को वेतन भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वेतन ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। पहले हम हाँ। दे देंगे, उसके बाद तो यही सवाल है कि वो भी तो अपने देश के लिए बेहतर ही करें। तो क्या इसको माना जाए कि ये एक रिश्ते ख़राब करने की बात है बाकी देशों के साथ और खासकर भारत के साथ, या ये एक हर नेचुरल प्रोसेस है, हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति अपने देश को आगे बढ़ाएगा तो दूसरे के खिलाफ या दूसरे के लिए तो गलत होगा ही होगा? 1 मिनट कह देते हैं उसके बाद। देखिए, नौकरी वहाँ आएगी, अभी तो वहाँ नौकरी जा रही है, क्योंकि डॉल से बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रही है। लोग सुबह में घर से निकल रहे हैं और दोपहर में जब ऑफिस पहुंचते हैं या दिन में मॉर्निंग में, तो पता चलता है कि नौकरी नहीं है, या दिन भर काम कर लिया और उसके बाद पता चलता है कि नौकरी नहीं है। सेम वे गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे जो आप फॉर्म्स के साथ हैं वो मिनिमाइज हो रहे हैं, उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन है, तो उसका वहाँ पे एक असर है। और जो लोग सरकार के साथ, सरकार में काम करने के लिए वर्षों से आदी हैं, तो बाहर मतलब अजीब सा एक सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो रहा है। ये उनके इकोनॉमी का और उनके गवर्नेंस का इशू है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो पहलू है, जो चीज़ आप कह रहे हैं कि भारत से दोस्ती, देखिए जयशंकर साहब का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो तो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है ही, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और भी कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कि कौन आपका कब दोस्त है और कब नहीं है, या दोस्त भी है तो किधर से क्या होता है वो आपको समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत फाइन प्रिंट्स हम लोग लेकर के चलते हैं और बहुत तरह के आयाम से हम लोग उस पर सोचते हैं। अब दोस्ती तो मान लीजिए इस तरह की दोस्ती है ना कि मतलब कोई साथ पढ़े लिखे गांव में खेले कूदे, वो दोस्ती तो है नहीं ये तो। और उसमें भी जब पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं तो वो अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने देश के बारे में सोच रहे हैं। हमें ये एक्सपेक्ट करना कि मोदी और ट्रम्प दोस्त हैं इसलिए ट्रम्प ऐसा इंडिया के केस में नहीं करेंगे, और ऐसे बहुत सारे एनालिसिस आ रहे हैं कि इंडिया इज़ बेटर प्लेस्ड, बाकी देशों की अपेक्षा इंडिया बेटर प्लेस्ड, खासकर चाइना का कंपैरिजन किया जा रहा है, तभी बेटर प्लेस है हमारा, उनके साथ, यूरोप के साथ, एशिया के बाकी देशों के साथ, मतलब वो है। और दूसरे जैसे यूरोप में भी कल यूरोपियन यूनियन के वो अध्यक्ष का वो देख रहा था, वो कह रहे कि हम उसी टर्म्स में बात करने को तैयार हैं और ऐसे हैं वैसे, या कई जगह भारत ने अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। हम ये जो पुरानी पोजीशन थी जो मोदी वहाँ गए थे उस पर कंसिस्टेंट है कि हम
मतलब हमारी जो निगोशिएशन जो बात हुई है वो बात चलेगी, उसके बाद होगी। एक चीज़ ज़रूर है कि वहाँ जो हो रहा है, अगर हम ये अपना कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, कहीं से आपको कई बार एक प्रोवोकेशन आता है। हम अच्छा खा पी रहे हैं और सडनली एक पुश आता है कि भैया इस घर से अब मतलब यहाँ नहीं मिलेगा, इधर ज़्यादा अच्छा है, तो फिर हम अपने हिसाब से खड़े होने की कोशिश करते हैं। हम प्रोटेस्टिस्ट माहौल में बहुत समय रहे, अब वो माहौल खुल रहा है। किसी देश के व्यवस्था के बारे में, मतलब जैसे हम कहते हैं कि किसी राजनीतिक के बारे में भी ये कहना कि वो ख़त्म हो गए, साफ हो गए, वो थोड़ा अर्ली हो जाता है। तो मयंक जी की उस बात से मैं थोड़ा सा मतलब विचार भिन्नता रखेंगे। और दूसरा ये है कि रिलेशनशिप जो दो देश के होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म, वो सरकार किसकी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल रिलेशन अच्छा होने से कई बार क्रिटिकल इश्यूज में आपको फ़ायदा हो जाता है। जब ऑफिशियल लेवल पे, बाकी लेवल पे बात नहीं सलट रही है और हमारे आपके संबंध अच्छे हैं, और दो जो मतलब जो head of states होते हैं ऑफिस में भी होता है कि मान लीजिए कि कहीं कोई इशू फंसा हुआ है, दो डिपार्टमेंटल हेड्स के वो हैं, तो उन्होंने आपस में बात कर ली, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये चीज़ें होती हैं। वो कन्वेंशनल विजडम की बात बोल रहे हैं जो ट्रम्प पे लागू नहीं होता है, वो किसी को सगा मान ही नहीं रहे हैं। इजराइल को नहीं माना तो किसको माना? इजराइल पड़ोसी देश कनाडा और मैक्सिको जो वो सगा भाई जैसा है, उसको सबसे पहले तो उसी पे चोट किया, तो जो सबसे करीबी है उसको ही छोड़। तो इसलिए ये लॉजिक आपका जो है ना कि मोदी जी से बहुत अच्छा रिश्ता है इसलिए छोड़ दिया जाएगा, किसी का सगा नहीं है भाई वो तो। और दूसरी बात, कानपुर का जो लड्डू है, तो फिर वही हमें ध्यान में आ रहा, ठग्गू के लड्डू, ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको ठगा नहीं। या बंटी बबली सिनेमा में एक गाना था। तो अब तो फिर बात मतलब दूर तलक उस तरफ हो जाएगी। आपका विषय बड़ा गंभीर है, मैं उसको हल्के नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो टेस्टी होता है कानपुर का लड्डू। अगर आपने खाया होगा ठग्गू का लड्डू तो बहुत टेस्टी होता है, और लोग वहाँ से पैक करा के अपने रिश्तेदारों के यहाँ, और जो कानपुर जाता है वो भेजते हैं। इसीलिए तो वो लिखते हैं मने शान की कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, फिर भी आप खाते हैं। वही अमेरिका की बात वो है यूएसपी है उसकी। कि इतना अच्छा, जो पहले भी गाली देते थे वो भी यूएस जाते हैं, उनके परिवार के लोग जाते हैं, और अभी भी वही स्थिति है। सुमित सर, आप जवाब देना चाह रहे थे स्टार्टिंग में। मैं कानपुर से कैलिफोर्निया ले चलता हूँ। ठग्गू के लड्डू से ट्रम्प के हंटर की तरफ ध्यान देना चाहिए। ट्रम्प ने पूरा कैंपेन इलेक्शन लड़ने के दौरान ये साफ कर दिया था कि वो क्या करेंगे आगे। इसके बाद भी इससे उनकी घोषणाओं के बाद अमेरिका की जनता ने उनको बम्पर वोट दिया, और उनको लगा कि ट्रम्प के आने के बाद उनके दिन बहुर जाएंगे। अमेरिका इस वक्त अपने पूरे जब से अस्तित्व में आया है तब से सबसे कठिन दौर में गुजर रहा है। अमेरिका के पास नौकरियों की कमी है, अमेरिका में महंगाई चरम पर है, अमेरिका की सरकार की जो नीतियां हैं, बहुत सी नीतियां, उसको लेकर स्टेट्स जो हैं वहाँ के, जो क्योंकि फेडरल सिस्टम है, वो आपस में नहीं मान रहे, उनमें टकराव देखा जा रहा है। ये जो डेमोक्रेट्स थे तब भी देखा जा रहा था, रिपब्लिकन्स भी देखा जा रहा है। जैसे प्रेगनेंसी वाला इशू था, जैसे LGBTQ वाला इशू, कई इशू है। बिल्कुल 360 डिग्री का अंतर है। ये बोलते होना चाहिए, ये बोलते नहीं होना चाहिए। तो वो क्लियर डिवाइड है। 20 जनवरी को कार्यभार संभाला, आज हम लोग 8 अप्रैल को बातचीत कर रहे हैं। 2-2.5 महीने के अंदर 10 लाख 12 लाख लोग अमेरिका के सड़क पे थे बीते संडे को ट्रम्प के खिलाफ। ट्रम्प की जितनी नीतियां थी, 50 के 50 स्टेट में हज़ारों लोग संडे को सड़क पर उतरे ट्रम्प की नीतियों के खिलाफ। मतलब ये, मैं जितनी पॉपुलैरिटी के साथ वो चुनाव जीत कर आए थे, लग रहा था कि बहुत बड़ा काम करने वाले, और किया भी उन्होंने हर वो काम किया जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। इसमें आप उनसे, ये तो अमेरिका की जनता की बेवकूफ़ी है कि पहले आप जिता देते हैं, फिर जब वो जीत के आ जाता है तो उनके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। क्योंकि इस प्रोटेस्ट में रिपब्लिकन्स भी शामिल थे, रिपब्लिकन पार्टी के भीतर से आवाज़ उठने लगी है, एलोन मस्क के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है, भाई कब तक तुम रहोगे यहाँ। डॉज को लेकर, हाँ, डॉज को लेकर 50,000 की नौकरी चली गई, 1 लाख की जाने वाली, जो बात अभी संजय सर बोल रहे थे। तो ट्रम्प ने जो कुछ कहा वो किया। पर मेरा सवाल ये है, देखिए, अमेरिका जब सबसे कठिन दौर में चल रहा है, तो ट्रम्प एक अमेरिकन व्यापारी होने के नाते उन्होंने अनाउंस किया कि दुनिया भर में जितना डोनेशन, जितना दान, जितना अच्छा काम अमेरिका करता है वो बंद कर देगा। हमको WHO को पैसा नहीं देना, हम USAID को नहीं मानेंगे, हम WTO से बाहर निकल जाएंगे, हम पेरिस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे। भाई क्यों? क्योंकि हमारे देश को उससे नुकसान हो रहा है, हमारे देश के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, हमारे देश के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम अपने देश को सुधार लें, फिर हम दुनिया की चिंता करेंगे। वो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करके लौटे। वही मागा के खिलाफ परसों जो प्रोटेस्ट हुआ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ नारा लगा, माँ मेक अमेरिका अमेरिका अगेन।
मेक अमेरिका अमेरिका अगेन, MAAA, कि भाई ये स्थिति आ गई है कि अब अमेरिका को दुनिया के देशों के साथ चलना पड़ेगा। देखिए WTO जब बना और आज की तारीख में हम लोग जब हम ग्लोकल हो गए हैं, ग्लोबल भी नहीं बचे, ग्लोकल हो गए बिल्कुल। आप बनाते यहाँ है, बिकता अमेरिका में है, कंज्यूम वहाँ हो रहा है। जैसे एप्पल की बात किया आपने, ऐसी बहुत ही अमेरिका में तो मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर है। दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग कराता है, लेबर उसके पास बहुत महंगा है, उनके लोगों को याशी में जीवन जीने का आदत है। लेकिन अब आज की तारीख में हर मुल्क का व्यक्ति अमेरिका की तरह बनना चाह रहा है। हर व्यक्ति, जैसे अपने देश में कहा इंडिया फर्स्ट, मोदी जी का नारा है, तो इंडिया फर्स्ट का फायदा क्या होगा? भाई अपने देश में बनाओ चीजें, अपने देश की चीजें खरीदो आप। क्यों आप चाइना से मंगाते हो? राम की मूर्ति, हनुमान की मूर्ति, गणेश की मूर्ति यही बनाओ, दिवाली के कंडीले यही बनाओ, पटाखे। तो अगर हम अपने देश से बना के अपने कंज्यूम करने लगेंगे तो जैसे चाइना को धक्का लगेगा, अमेरिका को धक्का लगेगा, सब जगह होगा। तो इन परिस्थितियों में ट्रम्प को अपनी इकोनॉमी को संभालना था। ट्रम्प एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो खुद को नहीं पता होता कि अगले मोमेंट में वो क्या करने वाले हैं, जो मुझे लगता है इट्स अ साइकोलॉजिकल केस। एग्जैक्टली, इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल केस। आपको याद होगा जिस दिन वो शपथ ले रहे थे 20 जनवरी को, दुनिया के 4 बड़े CEOs जो सबसे बड़ा चलाते हैं, उनके शपथ ग्रहण में मंच पर बैठे थे। कोई पॉलिटिशियन नहीं बैठा था। यही ट्रम्प, सत्या नडेला और गूगल पिचाई सुंदर साहब, पिचाई, सत्या नडेला और ये बेजोस, ये सब एलन मस्क, ये सब मंच पे साथ बैठे थे। तो दिख रहा था कि किसी व्यापारी की सरकार बनी है, कोई बहुत बड़ा व्यापार को लेकर काम होने वाला। इनमें से 3 लोग इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, एक्सेप्ट मस्क। सबने बयान दे दिया कि जो फैसला किया टैरिफ वाला, ये सत्यानाश कर देगा अमेरिका को। आप ये नहीं, आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोटी सी भी लगाने में, अश्विनी, अगर मैं ये तय करूँ कि कल से मुझे यहाँ पर साइकिल का पंचर खोलने की दुकान लगानी है, उसके लिए मुझे सामान चाहिए, तो मुझे 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का समय चाहिए ना। लगेगा। ये नहीं हो सकता कि 2 तारीख को आप कहें कि मैं 9 तारीख से लागू कर रहा हूँ, 1 हफ्ते के भीतर। कहाँ से फैक्ट्रियाँ खुल जाएंगी, कहाँ से लेबर आ जाएगा? आप डरा रहे हैं। आपने पहले कनाडा को डराया कि मैं 25% लगा दूंगा, फिर आपने कहा कि नहीं 15 दिन के बाद लगाऊंगा, फिर आपने चाइना के साथ वही किया। अब आज जो आप मुझे करेक्ट करिएगा मयंक जी, आज दुनिया भर के ग्लोबल मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया, कर लिया, है ना। कल तक सब रेड में थे, आज सब ग्रीन में दिखे मोटे तौर पर। जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं, इंडिया में भी ग्रीन में, इंडिया मार्केट भी। हाँ, क्या कल जिस तरीके से चाइना ने स्टैंड लिया कि आप हमसे लड़ोगे तो हम आप पे, अगर आप हम पे टैरिफ लगाओगे लड़कर, तो हम आप पे दुगना टैरिफ लगा देंगे। चाइना का स्टैंड लेना, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, ये 4 ऐसी बड़ी इकोनॉमी है जो अमेरिका के दोस्त देश है, मित्र देश है, और इन्होंने ये फैसला किया या आपस में सहमति बनाई कि हम एक दूसरे का सामान एक दूसरे का दे देंगे। अमेरिका नहीं लेगा ना, प्लीज करेक्ट मी। और उसका असर ये हुआ कि तुरंत एशियन मार्केट्स ने तो रिकवर तुरंत किया। आज जैसे ही मार्केट कर लिया, हाँ, सुबह रिकवर किया, जापान की निकाई ने रिकवर किया, हांगकांग ने किया, जापान ने किया, इंडिया में हुआ। तो ये दिखाता है कि भाई अगर अमेरिका अपने आप को अलग थलग करेगा और दुनिया का बादशाह समझता है, गुंडा समझता है, तो अब दुनिया वैसी नहीं रही। आज से 25 साल 30 साल पहले दुनिया नहीं है कि 2 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, रूस और अमेरिका, और सारी दुनिया पिछलग्गू बनी हुई है। हम सब मिलके एक हो जाएंगे। भाई बिम्स्टेक में प्रधानमंत्री का जाना, है ना, आपस में बातचीत करना, चाइना के साथ रास्ते खोल लेना, चाइना के साथ पॉजिटिव स्टेट्समैन आना बीते 2 हफ्तों में देखिए आप। तो भारत को भी समझ में आ रहा है। तो अमेरिका के लिए, ट्रम्प के लिए ये बहुत क्रिटिकल वक्त है। अगर वो इसी तरह के डिसरप्टिव और परेशान करने वाले फैसले करेंगे तो मुझे तो लगता नहीं है, आज की डेट में मुझे लगता है कि कोई सहन करेगा नहीं, सहन नहीं करेगा। वो कार्यकाल उनका क्या होगा? क्या वो 4 साल पूरे कर पाएंगे? क्योंकि गजब की लोकप्रियता गिर रही है। इसका भी चर्चा चल रही है सर। आज ही आया है कि जो वहाँ के जो बिजनेस घराने हैं बड़े बड़े, वो ऑब्वियसली क्योंकि उनका बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये चर्चा चल रही है कि आने वाले कुछ दिनों बाद इनके ही खिलाफ ही कहीं ना कहीं इम्पीचमेंट की बात ना हो जाए आने वाले दिनों में। मैंने इसीलिए इसका, कल हम लोग शो कर रहे थे अपना 9 बजे वाला, तो हंसी मजाक की बात ही कर रहा हूँ। तो राठौड़ जी, विचित्रमणि जी हमारे शो में आते आज नहीं है, उन्होंने मुझसे क्या नाम दे, इसके टॉपिक क्या लिखे हैं आज का, OTS क्या देना चाहिए? तो मैंने कहा, ट्रम्प ये तूने क्या किया, सबको बर्बाद कर दिया। तो इसी लाइन पे जो सर ने कहा ट्रम्प तूने ये क्या किया, तो एक गाना पुरानी फिल्म का है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। बस वो दुश्मन की जगह ट्रम्प डाल दीजिए, मतलब दुश्मन ना करे दोस्त की जगह ट्रम्प डालिए, दुश्मन ना करे ट्रम्प ने वो काम किया है। क्योंकि हमारे लिए तो जैसे बहुत वेलकमिंग था इंडिया में कि ट्रम्प आए, मोदी जी के दोस्त बहुत अच्छा होगा। लेकिन उनके आने से पहले ही ये भविष्यवाणियाँ आने लगी कि रुपये का अवमूल्यन होगा। आज रुपए देखिए घटते घटते 86 रुपए के करीब में $1 की कीमत बढ़ गई है।
तो हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आर्थिक भार उस चीज़ का पड़ रहा है, और हमारे जो इम्पोर्ट हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, सब पे उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ रहा है। 88 से 86 हुआ है, पहले गिरा था 88 तक हो गया था, अब लेकिन 86 आ ट्रम्प गया के आने से पहले तो इतनी बुरी स्थिति नहीं थी, वो तो फिर भी थोड़ा सुधार हुआ मान लीजिए। हालांकि 60 पैसा अभी कल गिरा था, रुपए का मूल्य 60। हाँ ठीक है, एक तो वो बात हुई। उसके बाद ट्रम्प साहब ने इमिग्रेशन को लेके जो अपनी सख्ती दिखानी शुरू की, आज मैंने मैंग सर की भी नज़र पड़ी होगी कि ईटी में भी आज जो फ्रंट पेज पे खबर थी कि जो हमारे स्टेम स्टूडेंट्स हैं इंडिया के खासकर, उसको लेके 3 लाख हैं, उसमें ये नया बिल लाने की बात हो रही है कि जो अभी तक का जो उनका था कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद 3 साल तक उनको वहाँ पे नौकरी करने की जो इजाज़त थी, ताकि वो जो महंगे लोन लेकर के गए, क्योंकि सब लोग तो बहुत पैसे वाले नहीं हैं कि सब बिना लोन के जाते हैं। बहुत सारे लोग 1-1 करोड़ रुपए का लोन लेके जा रहे हैं अमेरिका पढ़ने। तो अगर वो पॉलिसी आती है कि भाई पढ़ाई पूरी करो वापस अपने देश में लौटो, तो वो लोन कहाँ से चुकाएंगे, तो उनका भविष्य खतरे में। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें। उसी कड़ी में जो टैरिफ वाला है, जब से आए टैरिफ को लेके, तो मैंग सर ने उस पर विस्तार से बताया, उतना मैं उसमें नहीं जानना चाहूँगा टेक्निकल, लेकिन आप कुछ बयानों पे गौर करें। एक जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है कि अब ग्लोबलाइजेशन का दौर ख़त्म हो गया है। हम लोगों ने जब थोड़ी सोच समझ हमारी आनी शुरू की, तो हम लोगों को टॉपिक दिया जाता था कि भूमंडलीकरण जो है ये मतलब आपके फायदे की चीज़ है या घाटे की चीज़। हम लोग डिबेट कंपटीशन में इसमें पार्टिसिपेट करते थे, हाँ, ये एग्जैक्टली। टॉपिक हुआ करता था। और तमाम वो 90 के दौर में हमने प्रोटेस्ट होते उसको लेकर के देखे, लेकिन दुनिया ने 2000 के करीब आते आते तक इसको पूरा एक्सेप्ट कर लिया, वो डिबेट बंद हो गई। ग्लोबलाइजेशन फिर उसके बाद से 2000 के बाद से ये डिबेट ये का टॉपिक बनना बंद हो गया। अब ब्रिटिश के पीएम इस पे भाषण दे रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गया, अब दुनिया में अब ये ट्रेड वॉर और इस तरह की चीज़ें शुरू होंगी। एक और सिंगापुर के पीएम का बयान आता है, वो उन्होंने भी सेम वही लाइन दोहराई कि अब ग्लोबलाइजेशन खत्म, अब ट्रेड वॉर स्टार्ट होगा। और ऐसी कंट्रीज जो ट्रेड पे डिपेंडेंट है, खुद सिंगापुर, हाँ, ऑब्वियसली उसका पूरा ट्रेड उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और उन्होंने कहा ट्रम्प के आने के बाद से अब दुनिया अनिश्चितता के दौर में जा रही है, और ये जो अनिश्चितता का दौर होता है, शेयर मार्केट उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आप देखिए कोई भी ऐसी खबर आए जिससे लगता है कि कुछ नेगेटिव हो सकता है, शेयर मार्केट बहुत नेगेटिवली रिएक्ट करता है। वो हमने कल देखा जो ब्लैक मंडे की भविष्यवाणी हुई थी, और कल हमने देखा 2000 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट हुई। हालांकि वो रिकवर हुआ है 1089 पॉइंट के करीब। तो और हमने एक इस पर शो भी किया था कि किस तरह से सितंबर जो हमारा 85,000 था, अब 74,000 सेंसेक्स है, तो लगभग 10% 15% के करीब वो गिरावट दर्ज ऑलरेडी हो गई है। अभी रिकवर करेगा नहीं करेगा, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, थोड़ा इन्वेस्ट करके डे ट्रेडिंग करके वो कर रहे हैं, अब उन लोगों के पास मौके नहीं है। इसके अलावा इसका जो ग्लोबल ट्रेड पे क्या असर पड़ेगा, बात मंदी तक की हो रही है। मैंग सर उसको ज़्यादा टेक्निकली उस ढंग से बताएंगे। मैं चाहूँगा एक क्वेश्चन का भी जवाब दें, कल हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा भी कर रहे थे कि क्या जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि क्या दुनिया में फिर मंदी आ रही है, बहुत सारे लिख रहे हैं, वो 30 की याद दिला रहे हैं, कोई 2008 की याद दिला रहा है। क्या ये टैरिफ वॉर हमें मंदी की तरफ ले जाएगा? अभी किसी एक गोल्डमैन सैश, या मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कि उसने उन्होंने कल आए थे एक स्टेटमेंट ट्रम्प नेगेटिव को वो लेकर। दिया है कि हमारी जीडीपी पे उसका इतना इम्पैक्ट हो सकता है, और पर कैपिटा इनकम ट्रम्प हमारी की इतनी- हाँ, इतनी ट्रम्प की कम हो टैरिफ को सकती है, लेकर ये कल जो जेपी टैरिफ वॉर मॉर्गन को ने लेकर के। तो ये सब हमें कहाँ ले जाएगा, ये वास्तव में बहुत चिंताजनक है। और जैसे संजय सर ने अपनी बात में कहा था कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने, EU ने, ब्रिटिश पीएम ने, सिंगापुर पीएम ने, चाइना ने, बहुत सारे लोगों ने अपने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। चीन ने तो कर ही दिया, वो बोले हम तैयार हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2017 में भी इस तरह का ट्रम्प के साथ उनका नोकझोंक चलती रही है। हमारे यहाँ से अभी उसको लेकर के कोई बहुत ही मुखर उसको लेके बयान नहीं आया है, क्योंकि हमारा ट्रेड टॉक उनके साथ चल रहा है। अब उसको लेकर के क्या होगा वो देखना बाकी, और हम इसको लेकर के इतनी वेट एंड वॉच, क्योंकि सबसे एक बहुत बड़ा असर हमारे शेयर मार्केट के पड़ रहा है, हमारे लोगों पे पड़ रहा है, जो हमारे बच्चे पढ़ने गए हैं उनके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि हमारा IT सेक्टर पूरी तरह US से कनेक्टेड है, हमारा सर्विस सेक्टर, तो वो बड़ा इम्पैक्ट है। मैंग सर, मैं चाहूँगा इन पॉइंट्स पर एक बार शादाब जी मंदी के बाद वाले फिर point हाँ, शादाब जी एक बात जो कह रहे थे अभी वहाँ पे, बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़ी कंपनियां तो मुनाफा चाहती हैं, वो माल इंडिया में बनवा के बेच अमेरिका में रही हैं, पैसा कमा रही हैं, लेकिन वो नहीं चाहता कि अमेरिका में ही आईफोन को बनाया जाए, क्योंकि इंडिया से सस्ता पड़ता है उनको, ताकि वहाँ पे वो सेल कर सके। तो क्या आपको लगता है कि बड़ी कंपनियां कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के लिए भी ये जो ट्रम्प की नीति उसका विरोध कर रही हैं, खासकर US के बिग जो कंपनीज हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनका ही घाटा बढ़ने वाला है। ट्रम्प, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो सकती है, लोगों को वहाँ नौकरियाँ मिलें, लेकिन उनका घाटा कम होगा, इसलिए वो ज़्यादा चिंतित दिख रहे हैं।
हाँ, देखिए बड़ी कंपनियों का तो जो आपने कहा वो बात सही है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो ट्रंप ने 180 से ज़्यादा देशों पे टैरिफ लगाया है और उनका बहुत साफ कहना है कि भाई जिसने हमारे ऊपर लगाया है तो हम उसके ऊपर लगाएंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे कि जो उनके मित्र देश हैं उन्होंने उनको भी नहीं बख्शा, सबके ऊपर लगाया है। देखिए इन सब बातों पे तो बड़ी लंबी चर्चा हुई। देखिए अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो देखिए जो अमेरिकी सामान जो इंडियन मार्केट में यूज़ हो रहा है उनमें कोई बहुत ज़्यादा इंडियन कंज्यूमर पे कोई बहुत ज़्यादा आप देखें तो बहुत नहीं फ़र्क पड़ेगा। जैसे एप्पल का फ़ोन है, तो अब जो लोग एप्पल का फ़ोन जिनकी उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है वो दूसरे फ़ोन पे इस्तेमाल कर लेते हैं। चाइना के फ़ोन हैं, साउथ कोरिया के फ़ोन हैं, या जो वहाँ से जो प्रोडक्ट आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई इंडियन मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा खलबली मचेगी अगर आप सिर्फ शेयर मार्केट की बात छोड़ दें, अभी हम लोग उस पर आएंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे दिख रहा है वो शेयर मार्केट का दिख रहा है। जैसे कल लोगों ने एक डेटा दिया कि 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा स्वाहा हो गए जो 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 शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो सवाल ये है कि जो छोटे छोटे आजकल देखिए शेयर मार्केट में लोगों का रुझान बहुत बढ़ा है। पिछले कुछ सालों का डेटा है कि करोड़ों करोड़ों नए लोग जो हैं वो शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं जिनकी जो पूंजी है वो 50,000 है, 25,000 है, 1 लाख रुपए जो अपनी पूंजी से जो ट्रेड कर रहे थे, जो कि इंट्राडे करते हैं, जिनकी पोजीशन कल बहुत से लोगों की पोजीशन कट गई, लाखों जो इन्वेस्टर हैं उनकी पोजीशन कट गई। आज वो ठीक है कि वो मार्केट ने रिकवर किया, लेकिन सवाल ये है कि जब आप मार्केट में रहेंगे तभी तो आप उस रिकवरी का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो जो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं वो शॉर्ट टर्म वाले हैं, लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर मेरे ख्याल से उतने ज़्यादा नहीं है जितना मैं रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ रहा था। या जो शेयर मार्केट में जो इंडियन जो इन्वेस्टर हैं वो तात्कालिक फ़ायदे के लिए हैं, तो सब इंट्राडे वालों का नुकसान हुआ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या सरकार का भी कोई रोल हो सकता है, भारत सरकार का। जैसे अब सेबी के जो हेड है मैं उनका पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि भाई जो भारतीय बाज़ार है वो विश्वास जताने की कोशिश उन्होंने की कि भाई आगे से ऐसा नहीं होगा, हम कोशिश कर रहे हैं, इंडियन इकनॉमी पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन तात्कालिक असर तो पड़ा शेयर मार्केट पे। तो जो ट्रम्प की पॉलिसी है निश्चित तौर पे उसका भारत पे इस तरीके से असर पड़ रहा है कि शेयर मार्केट पे असर पड़ रहा है और उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि अगर आप अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका में भी मंदी आ सकती है। एक उनका अनुमान है कि अगर ऐसे ही स्थिति बनी रही और बहुत से जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने मंदी के लिए जो इंडेक्स है वो बढ़ाया है, मतलब मंदी की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ाई हैं। तो सवाल ये है कि बात ये सिर्फ ट्रम्प साहब जो टैरिफ लगा रहे हैं वो उसका असर सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो शेयर मार्केट में है। अब मंदी आएगी कि नहीं मंदी आएगी ये सवाल तो अब मुझे लगता है कि मयंक जी थोड़ा रैशनल होकर इसका जवाब दे पाएंगे। क्या आपको लगता है कि इसका असर भारत पे भी पड़ेगा? क्या मंदी की आहट है दुनिया में, या अपने देश पे कितना असर पड़ेगा, अगर आप ये बता पाएँ? सालों से बात चल रही है मंदी वाली, कई सालों से मैं सुन रहा हूँ। पिछले साल भी बहुत चर्चा जोर पड़ी कि मंदी आने वाली है। हर बार आता है कि मंदी आ रही, शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ, लेकिन जैसे शेयर मार्केट में और पैसा लोग लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मंदी वाली बात तो काफ़ी समय से चल रही है। लेकिन एक चीज़ ये भी है ना, जो टेक्सटाइल का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाले सेक्टर्स कौन से? टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल है, IT कंपनीज़ हैं। नहीं, फार्मा में तो 0% है, चलिए ठीक है, लेकिन जो फार्मा नहीं है, तो ये कंपनीज़ हैं, जैसे रेंज रोवर ने बोला कि भैया हम बाहर भेजने पे अब सोचेंगे फिर से, क्योंकि वो गाड़ी सेल नहीं। तो हमारे यहाँ जो अपॉर्चुनिटी बड़ी थी जो बांग्लादेश से ख़राब हुई, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है इन सेक्टर्स में वापस गिर जाएगी? और क्या ये सेक्टर्स अमेरिका को जॉब दे पाएंगे, इसलिए इन सेक्टर्स पर ज़्यादा लगाया गया है? पहले वहीं से शुरू करते हैं, जॉब देने वाले एक एक करके। जॉब देने वाली आपने बात कही ना कि ट्रम्प के पॉलिसी से ट्रम्प यही क्लेम कर रहे हैं कि जॉब वहाँ ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल से बड़ी फैक्ट्रीज लगाएंगे तो वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैक्ट्री बंद हो जाए, अमेरिका में लग जाए और सारा जॉब जो है। अब इसका मुंबई के उदाहरण से समझते हैं कि इकोनॉमी कैसे बढ़ता है और अपना ट्रांसफॉर्म करता है अपने आप को। मुंबई की कहानी देखिए। मुंबई की कहानी इसीलिए कि हम लोग जब गए थे मुंबई में काम किए थे, न्यूज़ चैनल का सारा दफ्तर मिल एरिया में है, एम्पायर कॉम्प्लेक्स में किसी का, तो फिनिक्स मिल में सबका, हम लोग का कमला मिल में कंपाउंड में। मुंबई में मुंबई में इकोनॉमी की जो शुरुआत हुई थी वहाँ बहुत सारे टेक्सटाइल मिल बन गए, और बाद में टेक्सटाइल मिल को चलाना वायबल नहीं रहा, इसीलिए वो टेक्सटाइल मिल बंद हो गए और मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल हो गया। फैक्ट्री से शुरू हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके सर्विसेज सेक्टर में बदल गया। अब फिल्मों में भी उसका असर देखा, फिल्म सब कुछ में मिल मजदूर की फिल्म आती थी, बंद हो गई। तो वही है कि इकोनॉमी इसी तरह से इवॉल्व करता है। अमेरिका में भी एग्जैक्टली वह पहले फोर्ड का
की गाड़ियाँ डेट्रॉइट में बनती थी, बाद में फोर्ड की गाड़ियाँ दूसरे चेन्नई में भी बनने लगी है पूरी। अब एक आज आने के समय में ट्विटर पे किसी ने डाला, 4-5 साल पहले का होगा या उससे पहले का होगा, ट्रम्प का ही बयान था। ट्रम्प अपना कुछ कपड़ा जो है बांग्लादेश में बनाते थे, चाइना में बनवाते थे और इंडिया में बनवाते थे, और उसको मेसी के थ्रू, मेसी रिटेल चेन है, उसके थ्रू अपना मार्केट करके 500-600% मार्जिन कमा रहे थे। इस सिस्टम से कि मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होगा, कंजम्पशन कहीं और होगा, हम कुछ और काम करेंगे, ये जॉब लॉस का छद्म है। एप्पल अगर ग्रो कर रहा है तो वो कैलिफोर्निया में बहुत सारा जॉब दे रहा है। वो ऐसा नहीं, वो चिल्लर जॉब इंडिया में मिल रहा है, क्वालिटी जॉब वहाँ मिल रहा है, वो जो एप्पल के हेडक्वार्टर में काम करता है। तो चिल्लर जॉब क्या ट्रम्प अमेरिकन, अब यही चिल्लर, इन्होंने कहा ना कि अमेरिकन एकदम से सुविधा भोगी हो गए। क्या अमेरिका तैयार है उसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जॉब को करने के लिए? क्या जेनेरिक दवा जहाँ मिलती है, एकदम लो मार्जिन बिजनेस है जिसमें इंडिया चैम्पियन है, क्या वो सारा फैक्ट्री अमेरिका में बसेगा और एकदम लो पेइंग जॉब के लिए अमेरिकन रेडी होंगे? ट्रम्प यही चाहते हैं कि इकोनॉमी का इवोल्यूशन जो 112 साल में हुआ है वो रिवर्स हो जाए। और उनकी तारीफ कौन कर रहा है? तारीफ कर रहा है वो, सुने क्या कि कार यूनियन वाले जो हैं बहुत खुश हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगा तो हमको, मेरे पास ऑप्शन होगा। क्या मिल मजदूरों, मतलब अमेरिका फिर से मिल मजदूरों के लिए तैयार है? तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपने कहा रिसेशन, और अगर रिसेशन होता है, रिसेशन पूरी तरह से कहा जा रहा है कि अमेरिका में होगा। अब अमेरिका में रिसेशन होगा तो पूरी दुनिया में क्यों असर होगा? सीधा सीधी बात है, 25% दुनिया की इकोनॉमी का सिर्फ अमेरिका है, और 25 से भी ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस इसीलिए है अमेरिका का कि पूरी दुनिया के ग्लोबल फाइनेंस को कैप्चर करता है अमेरिका। वो सिटी बैंक हो, जेपी मॉर्गन हो, गोल्डमैन सैक्स हो, ये, और जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां वो अलग हैं, जो ब्लैकस्टोन और इस सब की कंपनियां जो हैं। हाँ, ब्लैक रॉक है, ये जो है जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, सबसे वेनगार्ड है, ये सब वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉल स्ट्रीट जर्नल बोलते हैं, वॉल स्ट्रीट, नैस्डैक और S&P, ये पूरी दुनिया का शेयर मार्केट का दिशा तय करते हैं। तो ग्लोबल फाइनेंस पे कैप्चर है। अमेरिका में अगर दिक्कत होगी तो इसका मतलब पूरी दुनिया का 1/4 इकोनॉमी खराब होगा। 1/4 इकोनॉमी खराब हो गया पूरी तरह से तो 3/4 पे असर पड़ना ही है ना। तो इसीलिए भारत में बहुत डायरेक्ट, आपने कहा ना कि एप्पल के प्रोडक्ट को मिलने में क्यों दिक्कत होगी? टैरिफ वो लगा रहे, वो अपने लोगों के लिए मुसीबत, उनके महंगा होगा, हमारे लिए उनके लिए, अपने लोगों के लिए मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं। उससे हमारे सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सर क्या हम लोग तो दूसरा फ़ोन भी ले लेंगे ना, इंडिया जिन लोगों के नहीं, पास एप्पल ऑप्शन ही भी है। लेंगे। एप्पल ही क्यों नहीं लेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इम्पोर्ट पे लगा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब एक सेकंड, मैं केवल आप ही की बात को देखिए, एप्पल वाले वो फिर संतरा उंतरा पे नहीं आएंगे, समझ रहे हैं? वो एप्पल वाले जो हैं, आधा कटा हुआ एप्पल, वो उसी पे रहेंगे। ये सब, ये कौन इंडियन ब्रांड, ये सब वो सब नहीं चलेगा। वो सर भारत में क्या है, बहुसंख्यक आदत लोग और जो क्लास है की वो बात है भाई, वो छोड़ दो, बाकी वो स्मार्टफोन ही यूज़ करते हैं। एप्पल कितने % लोग यूज़ करते हैं, आप ये बताइए सर, आप ट्रम्प कितने के % लोग यूज़ एक्शन करते से हैं? हाँ। इंडिया के सप्लाई चेन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अभी आगे पड़ेगा कि एप्पल बैंकरप्ट हो जाए तो इसलिए फैक्ट्री बंद करना पड़े, तो वो बात अलग है। जो हो सकता है, जिस तरह से एप्पल का शेयर गिर रहा है, 25% गिरा है 3-4 दिन, हाँ 4-5 दिन में, सबसे ज्यादा उसी को 4-5 दिन में 25% गिरा है। चीन और उससे अमेरिका ही मार्केट है 40-50% टेस्ला का शेयर गिर चुका है। अभी ट्रम्प जो भी कर रहे हैं उससे अमेरिकन कंज्यूमर को दिक्कत होने वाली है, हमको नहीं दिक्कत होने वाली है कोई। लेकिन सर उससे तो उनको फायदा भी तो होगा लॉन्ग टर्म का। नुकसान अगर उनको आपके अंदर फायदा भी तो नहीं पता है, कौन बता रहा है कि कौन लॉन्ग टर्म फायदा, एक भी बता दीजिए ना। जो भी आप कह रहे हैं वो क्यों बढ़ा रहे हैं? पहली बात तो टैरिफ क्यों बढ़ा रहे हैं? ताकि वो चाहते हैं जो चीज़ विदेश में बन रही है वो हमारे देश में बने। वही बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी 1913 से पहले का जो था वही हो जाए। हाँ, अब 1913 से पहले का सिस्टम हम में से किसी ने नहीं देखा है। हिस्टोरियंस ने जो डिपिक्ट किया है वो उसके हिसाब से बहुत अजीब था। मैंग सर एक चीज़ उन्होंने, देखिए उन्होंने टैरिफ इसलिए लगाया, रेसिप्रोकल टैरिफ, कि आप कम करिए,
सवाल है कि हमारा भारत जैसे देश क्या उनके दबाव में आएंगे और अपना टैरिफ कम करेंगे? भारत के लिए दूसरा बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा ये है कि चीन ने तनातनी कर लिया है, चीन ने पोजीशन ले लिया है कि तुम धमकाओगे तो हम भी उतने ही कठोर तरीके से तुमको धमकाएंगे, तुम टैरिफ लगाओगे तो हम भी लगाएंगे। उसी तरह यूरोपियन यूनियन जो है अभी शांत है, लेकिन पहले वो शांत रहने वाला है नहीं। इंडिया की ट्रेड टॉक में strategy- हमने लचीला रुख तो दिखाया है ना, इंडिया मतलब की- भारत अभी खुल के तो नहीं बोला, लेकिन हाँ कुछ तो यही रूबियो और जयशंकर की कल बातचीत हुई है। रूबियो और जयशंकर साहब की कल बातचीत हुई है। ट्रेड को डील को क्लियर करने के लिए अभी इस वक्त में जब से ट्रंप का सेकंड इनिंग शुरू हुआ है, कोई देश लगातार ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत में है। टैरिफ को लेकर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ इंडिया है, वो सिर्फ इंडिया। और इंडिया के लिए जैसे जो बात अभी अब मयंक जी बोल रहे थे, मेरे ख्याल से आप यही बोलना चाह रहे थे कि ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। माना हम पर टैक्स लग रहा है, माना लगेगा टैक्स, हमारी चीज़ें वहाँ जाएंगी तो महंगी हो जाएंगी, पर ये भी फायदा है कि दुनिया जो दूसरे देशों की चीज़ें पहुँचेंगी उनके मुकाबले भारत की चीज़ें सस्ती रहेंगी, ये फायदा है। प्लस उसके अलावा भी इन्होंने फायदा हिंदी है। में एक लाइन बोला था जो माइक पे नहीं था, वो मैं कह देता हूँ और शायद समापन उसकी तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। इन्होंने कहा आपदा में अवसर है, जो मोदी जी ने पहले कहा था, और अभी जो माहौल है आपदा में अवसर। हाँ, उसमें नहीं, एक और चीज़ है उसमें, पूरी दुनिया जिस तरह से टफ पोस्चर कर रहा है, हो सकता है कि ट्रम्प को बैक डाउन करना पड़े और उसमें लगे उनको भारत का सहारा लेना पड़े कि भारत के साथ डील कर लेते हैं और यही मॉडल हम अप्लाई कर देंगे सब जगह। हैं? पूरी दुनिया टफ कर रही, हम क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ये हमारे फायदे में भी हो सकता है। यूरोपियन यूनियन का जो बयान है, यूरोपियन यूनियन का, वो बहुत ही कॉन्सिलिएटरी है। सब नहीं टाइट होकर के, या टाइट हो रहे हैं और 10 मिनट के बाद फिर थोड़ा कंधा झुका दे रहे हैं, तो थोड़ा सा वो भी फर्क है। सब टाइट नहीं है। सबका मैच्योर रिस्पॉन्स है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कल एक खबर और आई जो आज अखबारों में सुर्खियों में है, हिंदुस्तान में रसोई गैस महंगी हो गई, सब्सिडी 50 रुपये कम कर दी गई, 503 का सिलेंडर 553 का हो गया, उज्ज्वला का भी महंगा कर दिया। हाँ, उज्ज्वला वाला भी महंगा। अरे पूरी बात सुन लो यार, बीच में बोलने का आता था, माइक मेरे पास है। 553 का हो गया, जो आम व्यक्ति का था वो 853 का हो गया, जो कमर्शियल था वो और महंगा हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पर भारत सरकार की तरफ से बयान आया कि पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं वो जनता पर बोझ नहीं होगा। तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, अपना खजाना बढ़ा लिया, हमको रियायत नहीं दी। क्रूड ऑयल जो कि सबसे कम पे चल रहा है आज की तारीख में, पिछले कई सालों में 60 रुपये पे है प्रति बैरल, तो जिसका रियायत हमको मिलनी चाहिए थी कि हम पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चलाते हैं, तो हमको सहायता ना देकर सरकार ने अपना जो फ़ायदा हो सकता था उसको और बढ़ा लिया। ये क्यों किया गया? ये हमको लगता है उसको बैलेंस करने 1 अप्रैल से हम सबको अब इनकम टैक्स का बोझ कम हो गया, तो वो बड़ा टैक्स, हाँ, वो जो 12 लाख हो गए इसके स्लैब, हाँ, तो इनकम टैक्स कम हो गया, तो फिर दूसरे जगह से ले रहे हैं। नहीं, जबकि कायदे से होना चाहिए था कि दूध में क्रूड मैं 15% एक किसी अर्थशास्त्र के छात्र से बात कर रहा था जो पीएचडी है, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। उन्होंने ये कहा कि देखिए दुनिया रिसेशन की तरफ तेज़ी से जा रही है, रिसेशन का असर भारत पर, जो आपने कहा कि अगर अमेरिका में आएगा तो सब जगह आगे ही आएगा, भारत भी बचेगा नहीं, और रिसेशन के टाइम पे सरकार के पास अपना पैसा होना चाहिए। तो बोले ये तैयारी है, ये किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी से तैयारी है, लड़ने की तैयारी है कि कल जो सरकार की तमाम स्कीम्स चल रही हैं, मुफ्त अनाज वाली हो गई या मनरेगा हो गई, उन पर अतिरिक्त खर्चा सरकार कहाँ से लाएगी? जब मंदी आ जाएगी, पैसा नहीं बचेगा। तो शायद इसलिए सरकार ने, ये उनका तर्क था, बोले मुझे पता नहीं, मैं समाचार का आदमी नहीं हूँ, पर हो सकता है कि उस डर से, उस एप्रीहेंशन से अभी ये सरकार ने अपने खजाने को भरा है, शायद बाद में रिलीफ दे, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन जनरली ये भी है, कन्वेंशनल विजडम ये भी है कि जब रिसेशन की आहट हो, डर हो कि होने वाला है, तो कोई ऐसा एडिशनल टैक्स लगाने वाले से बचा जाता है। तो अब हो सकता है क्या कि एकदम से वॉर चेस्ट तैयार किया जा रहा है क्या कि कुछ अगर गड़बड़ी होगी तो ठीक करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत कंपेलिंग आर्गूमेंट है कि जब आपको लगे कि कुछ गड़बड़ होने वाला है तो आम लोगों पे बोझ जितना कम हो उतना है। तो ये जो है 15% क्रूड सस्ता हुआ, आप कुछ आम आदमी को राहत दे सकते थे, वो नहीं हुआ। हाँ, वो बढ़ गया, तो वो ऐसे समय में थोड़ा अटपटा लगता है। तो चलिए इसी मोड़ के साथ, इसी अंतिम शब्द के साथ, हाँ,
कल जब हम लोग वक्फ पे चर्चा कर रहे थे और जिसको वीडियो खूब देखा गया लाखों की बहुत शुक्रिया। तादाद में, उसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। बहुत से लोगों ने कमेंट में लिखा, सैकड़ों लोगों ने, कि भाई ट्रम्प टैरिफ पे आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, ट्रम्प टैरिफ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी जो आशंकाएं थी फरमाइश उसको दूर करने के लिए भी किया गया। और हम सब में, हम जो पांचों आदमी यहाँ बैठे हैं उसमें मयंक सर एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक्स के, इसीलिए मयंक सर को हम लोगों ने इसमें काफ़ी तंग किया। तो अगर मयंक सर आपसे और सवाल आएंगे, जिसको भी कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट में जाके सवाल पूछिएगा, मयंक सर उसके जवाब देंगे। इनको मैंने होमवर्क भी दे दिया है रात का। आज बतौर पैनलिस्ट नहीं, बतौर विशेषज्ञ बैठे थे। तो ऐसे ही रोज़ अपने अपने सुझाव दिया करिए। हम लोग रोज़ आपके जो कमेंट सेक्शन वो पढ़ते ज़रूर हैं। कई बार गालियाँ मिलती वो भी सुनते हैं, उस पर भी हंसते हैं, और कई बार अच्छाइयाँ मिलती है उसको भी हम लोग लेते हैं कि चलो अच्छा काम कर रहे हैं। गालियों सीखते हैं, अच्छा। लेकिन टॉपिक का सजेशन जरूर दिया करिए। तो आज यही चर्चा खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।